नमस्कार, इस समय हूँ जिला एटा में और एटा का एक शिक्षा का संस्थान जिसका नाम है एमपीडीपी स्कूल जो कि रामेश्वर चौक दरअपुर में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, कोविड के समय क्या-क्या चैलेंजेस रहे थे, परीक्षाओं का समय चल रहा तो इस बार तैयारियां कैसी चल रही हैं, नए सत्र में संस्थान क्या नया करने वाला है। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद गौरव जी आपका। और मैं अपने परिचय के रूप में मैं अभय प्रताप, प्रधानाचार्य एमपीडीपी स्कूल रामेश्वर चौक दरपुर एटा। संस्थान की स्थापना कब हुई थी सर पहले? सर संस्थान हमने 2019 में रन किया था। उस समय यहाँ पर हमने सुना था कि ऐसी स्थिति थी कि यहाँ से लोग दिन में 3 बजे के बाद यहाँ से निकलना भी उचित नहीं समझते थे। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे एक शिक्षा की नीड को देखते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों में संस्थान को स्थापित करने का प्रयास किया और आज स्थापित करके दिखाया। उद्देश्य क्या रहा था उस समय? एक थोड़ा दुखद घटना हुई थी मेरे साथ में। एक्चुअली मेरे भाई और मैंने, जो अब आज इस दुनिया में नहीं है, मेरे भाई ने और मैंने एक विज़न देखा था। हमने सोचा था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि मतलब किसान के बेटों को एक उचित प्लेटफ़ॉर्म मिल सके। ये सोच के हमने संस्थान को यहाँ पे स्टेबलाइज़ करने का फैसला किया था। जब आपने संस्थान स्थापित करा उसके जस्ट बाद कोविड का दौर आया तो कोविड के दौर के दरमियान क्या-क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा? देखिए सर, उस समय तो कोविड के दौरान संस्थान पूरी तरह से लगभग ज़ीरो पे ही पहुँच गया था। हम दोनों भाइयों ने डोर टू डोर प्रचार किया, कन्वेंशन किया, उसके माध्यम से हमने लगभग फर्स्ट ईयर में ही यहाँ पे 208 एप्रॉक्स मुझे याद नहीं है क्लियर, लेकिन 208 के समथिंग स्टूडेंट थे। तो उन पे जो मेहनत की उससे हमें लगभग नेक्स्ट सेशन में ही हमारे जो एडमिशन थे वो लगभग 550 क्रॉस किए। लेकिन कोविड में सब कुछ फिनिश हो गया। परिस्थितियाँ ऐसी नहीं, क्योंकि रूरल एरिया में वर्क कर रहे थे हम लोग। हमारे पास इतना मॉडिफ़िकेशन नहीं था कि हम ऑनलाइन बच्चों को क्लासेस दे पाएँ, प्रोवाइड करा सकते थे, ऐसा नहीं था उस समय। तो लगभग आफ्टर कोविड हमारे पास केवल 160 बच्चे मतलब बचे हुए थे, ये स्थिति थी। और लगभग 10 लाख के समथिंग फीस हमारी नहीं हमें मिल पाई थी। एजुकेशन का उस समय जो एजुकेशन का जो गैप हुआ था उसको कैसे रिकवर करें? उसको रिकवर करने के लिए सबसे पहले तो ये था, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि स्टूडेंट्स की जो संख्या 550 से घट के जो 160 पे रह गई थी, उसे रिकवर करना। क्योंकि भई जो क्लासेस फुल हमारे यहाँ लगभग 50 या 60 बच्चे क्लास में हुआ करते थे, वो बच्चे केवल 10 या 15 पे ही रह गए। तो टीचर्स को भी तभी अच्छा लगता है जब क्लास में स्टूडेंट हों। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम डिलीवर कर रहे हैं, वो लेने वाला तो कोई हो। तो सबसे पहला चैलेंज हमारे लिए ये रहा कि हमें बच्चे विद्यालय तक कैसे लाने हैं। तो उसके लिए हम फिर से वही प्रयास किया, जो हमने संस्था जब रन की थी तब किया, वही प्रयास हमें बाद में करना पड़ा। तो बच्चों को लाए, उन्हें केवल ये समझाया कि आप बच्चों को भेजिए। जो संस्थान में 2 साल में जो कोविड में जो दिक्कतें हुई हैं, बच्चों का जो गैप रहा, उस गैप को दूर करने के लिए हमने एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था की। बच्चों को 1 या 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाया एज़ ए ट्यूशन की तरह। प्रत्येक बच्चे पे फ़ोकस किया, टीचर्स ज़्यादा प्रोवाइड किए, एक-एक क्लास में 2-2 टीचर्स लगाए, जिससे कि मतलब स्कूलिंग के अलावा ट्यूशन के तौर पे बच्चों को प्रॉपर ध्यान दिया जा सके। प्रत्येक बच्चे की कमजोरियों को टारगेट करके हम लोगों ने वर्क किया। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि वास्तव में एजुकेटेड व्यक्ति वही है जिसके अंदर नैतिक शिक्षा समाहित हो, यानी मोरल साइंस की बात कर रहा हूँ। आज की शिक्षा में मोरल साइंस का समावेश ही नहीं है। आप स्वयं देख रहे हो कि प्राइमरी एजुकेशन में नैतिक शिक्षा की बुक्स ही नहीं है अब। जब हम और आप बच्चे थे, जब हम पढ़ते थे, तो हमने क्लास 8th तक नैतिक शिक्षा पढ़ी है। बच्चा वही, उसे ही मैं एजुकेटेड मानता हूँ, पढ़ा-लिखा व्यक्ति उसे ही मानता हूँ, जो व्यक्ति केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, सामाजिक रूप से भी सुदृढ़ हो, यानी समाज को भी लेके चले। आप शिक्षित हैं, नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा तो ये गलत है। मेरी थॉट केवल ये है कि बच्चा संस्कारी हो, सही मायने में वो शिक्षित है। अब मान के चलिए आपका बेटा, आप ही मान लो आपका या हमारा बेटा कल डीएम बन जाए, लेकिन वो हमारा, आपका, बुजुर्गों का सम्मान ही नहीं कर रहा, तो वो मेरी नज़र में शिक्षित नहीं। आपने देखा हिंदुस्तान पे धीरे-धीरे वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही, भारतीय संस्कृति को बच्चे भूल रहे हैं। तो उस परिवेश में आप क्या प्रयास कर रहे हैं? संस्थान क्या प्रयास कर रहा है? देखिए, आपने वो अभी थोड़ा कोविड के बाद, अभी ये नया सेशन है, मैं कराऊँगा, मेरा जो बोर्ड लगा है संस्था का,
उस पे एक लोगो लिखा हुआ है, मॉडर्न एजुकेशन विद एंशिएंट कल्चर। ये हमारा ध्येय है। संस्था का जो मेन उद्देश्य है कि हम बच्चों को ले जाएंगे आगे, लेकिन जो हमारी प्राचीन सभ्यता है उसके साथ। ये हमारा मोटिव है। पूरी तरह से कोशिश ये रहती है कि हम बच्चों को, जो जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे हमारे, मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, तो उनका ये था कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी में बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंग्लिश जानेंगे ही नहीं, इंग्लिश जानेंगे, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी को वरीयता देंगे, हिंदी को हम फ्रंट में रखेंगे। तो हमारा भी यही ध्येय है कि भाई हमारे जो संस्कार हैं, भारत का नाम विश्व में जो आगे है वो हमारी संस्कृति और हमारी अखंडता एकता के लिए है। तो उन चीजों को साथ लेते हुए हम आगे जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर को हम केवल पढ़ाई के तौर पर ओनली बच्चों में वरीयता देते हैं, अदरवाइज सारी चीजों को उन्हें समझाते हैं, उन्हें बताते हैं, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि भाई इन चीजों से, मोबाइल से दूर रखिए। मेरा मानना है कि बच्चा जब तक 12th में ना आए तब तक उसे मोबाइल की दुनिया से दूर रखना चाहिए, लेकिन ये आज के जमाने में संभव नहीं है। तो कम से कम जो संभव है वो तो हम कर सकते हैं। पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को मोबाइल के द्वारा उतनी ही चीजें प्रोवाइड कराई हैं जो उनके लिए जरूरी हैं। गेमिंग के लिए, इन चीजों के लिए मोबाइल मेरी नजर में एक तरीके से बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए जहर का काम करता है। परीक्षाओं का समय है, तैयारियां कैसी? तैयारियां हमारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। अभी हमारे यहाँ कोर्स लगभग 1 महीने पहले फिनिश हो चुका है। बच्चों की टेस्ट सीरीज चल रही है, अभी प्रत्येक क्लास में टीचर्स टेस्ट करा रहे हैं, तो हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हैं। नया सेशन स्टार्ट होगा आफ्टर एग्जाम, तो इस बार संस्थान क्या नया डेवलपमेंट करे? संस्थान, हमारी कोशिश ये रहती है कि हर साल बच्चों के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं मॉडर्न एजुकेशन को देखते हुए, उनमें कुछ ना कुछ ऐड किया जाए। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी व्यवस्था, वो सॉरी, सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है, वो इकोनॉमिकली थोड़ा प्रॉब्लम में रहते हैं हम लोग। उसका कारण यही है कि एक तो मिनिमम कॉस्ट पे हम बेस्ट फैसिलिटीज़ यहाँ रूरल एरिया में प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास मोस्टली लगभग 330 रुपए के समथिंग फीस पड़ती है, और वो भी यहाँ मोस्टली किसानों के बच्चे हैं, वो हमें समय से मिलती नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम थोड़ा अपने सहयोग से निजी पैसा लगा के उसमें हम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बच्चों के लिए लाते हैं। जैसे खेलों के लिए इस बार हमने ग्राउंड उनका सही कराया है पूरी तरह से। हमारे यहाँ सोलर बिजली की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ ये अभी लगे, लाइन चालू ही नहीं हुई है। तो हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए हमने सोलर सिस्टम लगवा रखा है। तो जैसे गर्मियों में पूरी उन्हें पंखे वगैरह की फुल फैसिलिटी हमने दी है। और इस बार जो नया किया है ऑटोमेटिक बेल सिस्टम, ये सारी चीजें जो भी हम कर सकते हैं अपने स्तर से वो करते हैं। जी, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस परिवेश में आप बैठे हैं, मजदूर, किसान, मजलूमों, गरीबों के बच्चे आपके साथ जुड़े हैं। नए लोग जो जुड़ेंगे वो उसी परिवेश के होंगे, तो उनसे शिक्षा को लेकर क्या कहना? बस शिक्षा को लेके सभी लोगों से मेरी ये अपील रहती है। मैं मोस्टली जब रूरल एरिया में विजिट करता हूँ, तो सभी से बस यही कहता हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और वो शेर बनेगा। बाबा साहब ने बिल्कुल। और बाबा साहब देखिए, मोस्टली हमारे पास यहाँ पर जो सोसाइटी है, वो मोस्टली फार्मर्स हैं। तो बाबा साहब को हम सब जानते हैं, लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा था, अपने अधिकारों के लिए लड़ना क्या बताया था, वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ता कोई, ना जानता है। तो मेरा, जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, उनसे बस एक ही अपील है कि थोड़ा बाबा साहब को मानते हो तो उनके बारे में पढ़िए भी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से भी आपको आने वाले नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।